organization, what is organization culture and types of organization. Let's start with first slide. Organization. Organization is a group of person come together in order to achieve objective of the organization. अब organization क्या है? Organization is a combination of, is a group of number of people come together in order to achieve objective of organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होगा. वो गोल अचीव करने के लिए नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड से, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्लेस में कलेक्ट होंगे. उस प्लेस को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. अब ऐसे कौन से पर्सन्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के टास्क के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कलेक्ट होते हैं. जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर एंड वर्कर्स. These are the peoples come together in order to achieve objective of organization. आगे पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन तो हमने समझ लिया, ऑर्गेनाइजेशन क्या है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल. अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज ए कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अब कलेक्टिव बिहेवियर्स क्या है? जब नंबर ऑफ पीपल एक प्लेस पे कलेक्ट होंगे, एक जगह आएंगे, जो नंबर ऑफ पीपल डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से होंगे, डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से होंगे, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से होंगे, वो नंबर ऑफ पीपल जब एक जगह आते, एक प्लेस पे आते हैं, और वो प्लेस पे आने के बाद उनका जो कल्चर बनता है, उस कल्चर को हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बोलते हैं. अब ये नंबर ऑफ पीपल्स जब नंबर ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड से एक जगह आते हैं, तो बहुत बार उनके अलग अलग रिलीजियस बिलीव होते हैं, अलग अलग सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है. तो ऐसे वक्त जब नंबर ऑफ पर्सन्स एक जगह आते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए या पर्टिकुलर डिसीजन के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट क्यों होंगे? क्योंकि वो अलग अलग रिलीजियस से, अलग अलग रिलीजन से होंगे, उनके अलग अलग बिलीव्स होंगे, अलग अलग सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होगा. तो ऐसे केस में एक डिसीजन के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए उनके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं. वो अलग अलग ओपिनियन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं. तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का एक सिस्टम, खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम, विजन, मिशन या वर्किंग सिस्टम या वर्किंग लैंग्वेज या नॉर्म्स खुद डिफाइन करते हैं, खुद बनते हैं. और वो नॉर्म्स सभी एम्प्लॉइज को, टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, लोअर लेवल एम्प्लॉय तक, वो सभी रूल्स जब ये नंबर ऑफ पर्सन्स फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद जो कलेक्टिव बिहेवियर बनता है, वो कलेक्टिव बिहेवियर को हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बोलते हैं. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का अलग अलग बिलीव्स हो सकते हैं, अलग अलग हैबिट्स हो सकती है, अलग अलग पैटर्न हो सकता है. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफरेंट, अलग अलग होता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडिविजुअल अलग अलग कल्चर होगा, उनके अलग अलग बिलीव्स होंगे, अलग अलग पैटर्न्स होंगे, अलग अलग नॉर्म्स होंगे. तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पे. अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए दो रेनाउन हम केस स्टडीज पढ़ते हैं. एक केस स्टडीज है गूगल कॉरपोरेशन की. अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून मैगजीन 2007, 2008, 2009 एंड 2010 में गूगल एक रेनाउंड कंपनी थी उसके इनफॉर्मल कॉर्पोरेट कल्चर के लिए. अब इनफॉर्मल कॉर्पोरेट कल्चर क्या चीज है? अब
इनफॉर्मल कॉर्पोरेट कल्चर मीन्स रिलैक्स, अनऑफिशियल, फ्रेंडली, ओपन कल्चर, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। एक पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दी जाती है और वो उनको उनके हिसाब से ओपनली सॉल्व करनी रहती है या फिर उनके हिसाब से उनको वर्कआउट करना रहता है। ऐसे ओपन कल्चर के लिए गूगल फेमस था 2007, 2008, 2009 एंड 2010 में। अपार्ट फ्रॉम दिस 2010 में गूगल एक अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर था सभी ग्रेजुएटिंग और पोस्ट ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए 2010 में। अगर पीजी और यूजी स्टूडेंट का, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का अगर 2010 का ओपिनियन ये था कि उनको एज ए एम्प्लॉयर गूगल कॉरपोरेशन ही चाहिए, गूगल में ही वो जॉब करना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ गूगल कॉरपोरेशन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूएसपी है वर्क लाइफ बैलेंस। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहती है, ऐसा कल्चर क्रिएट करना चाहती है जिसमें क्रिएटिविटी हो, ऑटोनॉमी हो, और वो नंबर 1 बनना चाहते हैं बाय डूइंग वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस हो। ऐसे इस डायरेक्शन में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना चाहती है। ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे होम अप्लायंसेस बनाना चाहती है जिससे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोगों का सोशल स्टैंडर्ड अच्छा हो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। इस डायरेक्शन में इनिशिएटिव लेके एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है जिससे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ balance of by means of home appliance, by means of different machineries. So these are the two examples in regards to corporate culture, that is Google Corporation and LG Electronics. अभी आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ बिजनेस इथिक्स में, तो बिजनेस इथिक्स में मार्केटिंग जैसे या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे, अलग अलग टाइप्स नहीं होंगे। इसमें सिर्फ 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अगर मैं इथिकल इश्यूज को कंसर्न करता हूँ, इथिकल इश्यूज को कंसिडरेशन में लेता हूँ, तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड इज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की 3 तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। और प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन और 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सोशल एंड सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेट हो सकते हैं, और इनका फॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है। मतलब एक सर्टेन पीरियड के लिए इनका वर्किंग इंटरवल हो सकता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसा वर्किंग पीरियड हो सकता है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म के भी हो सकते हैं, मोटिवेटेड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। अब इससे रिलेटेड 3 कुछ प्रॉब्लम्स है। इससे रिलेटेड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब बिजनेस इटसेल्फ ए अपॉर्चुनिटी, मतलब बिजनेस की जो कॉस्ट है, बिजनेस इटसेल्फ ये अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस में बिजनेस सक्सेस करने के लिए उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो उसको बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है हम पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? जैसे भी किसी भी सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ चीजें, कुछ कैपिटल लगता है। जैसे इस केस में हम लैंड लेबर और मनी को कैपिटल कंसिडर करते हैं।
लैंड लेबर और कैपिटल इन लैंड लेबर और मनी को एज ए कैपिटल कंसिडर करते हैं, और ये लैंड लेबर और कैपिटल को एंटरप्राइजेस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए। अब जब इकोनॉमिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो ये बहुत छोटे तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लिमिटेड होते हैं और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म के होते हैं। इसकी वजह से इनके पास रिसोर्सेस की कमी होती है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की कमी होती है। अब रिसोर्सेस की कमी होने की वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना इफिशिएंटली रन नहीं कर पाते या फिर इफिशिएंटली इतना सक्सेस नहीं रहते। अब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम बिजनेस इथिक्स में, वो भी सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें लैंड की, ह्यूमन रिसोर्स की या फिर कैपिटल की, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की कमी होती है, और इसकी वजह से बिजनेस एथिक्स पे इनका इम्पैक्ट होता है, कॉर्पोरेट कल्चर पे या फिर बिजनेस कल्चर पे इनका इम्पैक्ट रहता है। इसलिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस एथिक्स मेंटेन करना एक चैलेंजिंग टास्क होती है। अब नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेट होते हैं और इनका कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म होता है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करना इनके लिए चैलेंजिंग होता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करना अगर चैलेंजिंग होता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इन दैट केस ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक एथिकल डायलामाज हो सकते हैं, इथिकल इश्यूज को चैलेंजिंग हो सकता है। सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इथिकल इशू फॉलो नहीं कर सकता उस तरीके से जिस तरीके से फॉलो करना चाहिए। जैसे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज है, बिजनेस एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूड है बिजनेस एनवायरनमेंट में, लीगल रिक्वायरमेंट, सोशल रिक्वायरमेंट, एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इकोनॉमिक लिमिटेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट जैसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज होती है, टाइम टू टाइम कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो लॉ चेंज होते रहते हैं, तो लीगली चेंज होना टाइम टू टाइम ये एक चैलेंजिंग टास्क होती है किसी भी सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सोशल रिक्वायरमेंट, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। पहले सोसाइटी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी, आज सोसाइटी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, फ्यूचर में सोसाइटी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहेगी। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कंपटीशन में, इसकी वजह से भी बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। इकोनॉमिकल लिमिटेशन, फाइनेंशियल लिमिटेशंस हो सकती है कंपनी की, जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो सकता है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी न्यूली आती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, वो टेक्नोलॉजी ऑप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो due to all these problems, maintaining business ethics is one of the challenging tasks. That's why we are studying business environment, opportunity cost of capital and opportunity cost of corporate governance. अब सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं that is corporate organizations. That means corporate business organization मतलब पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये पढ़ते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टर, पर्टिकुलर इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और उसके बदले में वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। जिनका
ओवरऑल कंट्रोल प्राइवेट मैनेजमेंट करती है। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई अदर कॉर्पोरेट फर्म हो सकती है, या फिर पब्लिक सेक्टर फर्म हो सकती है जो ओन बाय गवर्नमेंट हो सकती है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, अब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक सिंगल कंट्रोल रहेगा, जो भी इन्वेस्टर रहेगा वो इन्वेस्ट करेगा अपना पैसा, और जो डायरेक्टर अपॉइंट करेगा वो डायरेक्टर बिजनेस को हैंडल करेगा, बिजनेस को रन करेगा। पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर एक जगह आते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, वो डायरेक्टर कंपनी को रन करता है। पब्लिक सेक्टर फर्म्स क्या हो सकती है, जिसमें पब्लिक का पैसा भी इन्वेस्ट होता है एज वेल एज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग फर्म भी होती है, गवर्नमेंट का भी पैसा रहता है। अब ऐसे केसेस में कंट्रोल अलग अलग है। किसी जगह सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल कंट्रोल है, पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर का डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल है, पब्लिक सेक्टर फर्म में गवर्नमेंट का और जो इन्वेस्टर का उनका कंट्रोल है। अब ऐसे कंट्रोल्स में या ऐसे ऐसे बैकग्राउंड्स में जो ओनर्स है उनका इंटेंशन सिर्फ प्रॉफिट रहेगा, उनको कोई लेना देना नहीं रहेगा कि बिजनेस इथिक्स फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे, उनका इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट में रहेगा। अब ऐसे केस में भी बिजनेस एथिक्स फॉलो करने में लिमिटेशंस आ सकते हैं। इस तरीके की प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल की जब बात करते हैं, सॉरी, हमने अभी तक पढ़ा कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ तो दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल होता है वो ऊपर से नीचे तक फ्लो होता है, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या इम्पोर्टेंट डिसीजन जो बिजनेस के हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक वैरी होते हैं या फिर फ्लो होते हैं। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल एम्प्लॉय तक होता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिसमें सिंगल कंट्रोल रहता है, सिंगल इन्वेस्टर, वो अपना डायरेक्टर अपॉइंट करेगा और वही डायरेक्टर बिजनेस को रन करेगा। ऐसे केस में जो ओवरऑल कंट्रोल है वो ओनर के पास रहेगा, सिंगल ओनर के पास रहेगा। ऐसे केस में क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन में कम हो सकती है क्योंकि सिंगल कंट्रोल है, और डेमोक्रेटिक में क्रिएटिविटी अच्छी रह सकती है, इंप्रूवमेंट अच्छा रह सकता है क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल एम्प्लॉय तक फ्लो हो रहा है, सबको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की अथॉरिटीज होती। सेकंड पढ़ते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट कंट्रोल। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करता हूँ तो सिंगल कंट्रोल रहेगा, सिंगल इन्वेस्टर रहेगा, वो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा किसी बिजनेस में, वो एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर बिजनेस को रन करेगा। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूँ तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर एक जगह आएंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे और डायरेक्टर लोअर लेवल एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेगा और कंपनी रन करेगा। अब इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या इश्यू है। स्पैन ऑफ कंट्रोल में ओनर को तो प्रॉफिट ही चाहिए सिर्फ, बट जब नंबर ऑफ कंट्रोल, जैसे पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर के ऊपर एक से ज्यादा लोगों के कंट्रोल होते हैं, उसको ओनर्स को भी मैनेज करना है, उसको नीचे एम्प्लॉयज को भी मैनेज करना है। ये सब मैनेजमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसी इथिकल डायलामास क्रिएट हो सकती है कि वो ओनर्स के इंटरेस्ट में काम करे या फिर
एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में काम करे या फिर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करे। ऐसे ऐसे स्पैन ऑफ कंट्रोल की वजह से बिजनेस एथिक्स फॉलो करने में इश्यूज आ सकते हैं, इथिकल डायलामास क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल ये एक वजह हो सकती है इथिकल चैलेंजेस के लिए। इथिकल कंपनी इथिकल रन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा रहता है, जैसे बिग और टॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक मैनेजर के ऊपर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट का कंट्रोल रह सकता है। जैसे एक मैनेजर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, एचआर डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन का, इन सब का कंट्रोल रह सकता है। ये कंट्रोल की वजह से उसको हर एक डिपार्टमेंट को जवाब देना है, तो ऐसे केस में भी बिजनेस इथिक्स फॉलो करना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट organization. What is organization? Organization culture and types of organization. Thank you very much.